हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं और हमारी लाइफ में वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो यहाँ एक स्टोरी दे रखी है आपकी बुक में, आप शुरू में देखेंगे तो सबसे पहले एक स्टोरी दिख रही है आपको। उसमें लिखा है हाबन कम्स टू गुवाहाटी विद हिज फादर फ्रॉम अ रिमोट विलेज। अब एक लड़का है हाबन, वो गुवाहाटी में आता है अपने फादर के साथ। वो एक गांव से आ रखा होता है, उसको नहीं पता होता है, मतलब गांव में तो देखो कुछ ज़्यादा हमको पता नहीं होता है क्या चीज़ें हैं, क्या डेवलपमेंट गांव में नहीं दिखता है हमें ज़्यादा। तो वो गांव से आता है शहर की तरफ, गुवाहाटी आता है। वहां वो देखता है कि जो घर हैं, घर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो घर जो है वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो हैरान हो जाता है कि ये घर कैसे मूव कर रहे हैं। तो वो अपने पापा को पूछे, तो उसके पापा उसे ये बात समझाते हैं कि ये घर नहीं है जो मूव कर रहे हैं, ये बसेस, ट्रेन, ये सारी चीजें हैं जो मूव कर रही है। उसको क्यों लगा ये घर है, क्योंकि उसमें लोग रह रहे थे, मतलब अब बस में लोग बैठे रहते हैं तो उसको लगा इसमें लोग बैठे तो ये उनका घर होगा। तो उसके पापा ने समझाया कि ये बस है, ये ट्रेन है जो मूव कर रही है और खुद से मूव नहीं कर रही है, इसको चला रहा है कोई, इंजन है उसकी उसकी मदद से ही मूव कर रही है और उस इंजन को कोई कंट्रोल कर रहा है, ड्राइवर जिसे हम कहेंगे, तो वो उसको चला रहा है। उसने पूछा, मतलब उसने नहीं पूछा, उसके पापा ने फिर बताया उसे कि ये हमारे घर तो ब्रिक से बने होते हैं ना, ईंटों से बने होते हैं, ईंट जोड़ जोड़ के हम अपने घर बनाते हैं, लेकिन ये घर किससे बने, ये बने मेटल से। ठीक है, तो मेटल क्या हो गया, मेटल हो गया एक तरह का मिनरल। तो मेटल लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग दीज, तो दीज आर व्हाट, दीज आर मिनरल्स। तो इस स्टोरी के साथ हम शुरुआत करेंगे कि हाउ एंड व्हाई मिनरल्स आर सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स। वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। हम लोग अपनी लाइफ में कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं जो मेटल से, अब ये फ़ोन है, ये भी मेटल से बना हुआ है, ठीक है। ये मेरी जैकेट की चेन है, ये चेन भी मेटल की बनी हुई है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं मेटल का हर छोटी छोटी चीज़ में जो है यूज़ कर रहे हैं। You have studied that earth crust is made of different minerals embedded in rocks. हमने देखा है कि अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट मिनरल्स हैं जो कि रॉक्स के बीच में जो है या रॉक्स के जो अंदर है वो दबे हुए हैं। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। तो जब इनको छाटा जाता है, जब ये रॉक्स निकाले जाते हैं और इनको साफ किया जाता है, छाटा जाता है, तो इनमें से क्या निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं। मिनरल्स आर एन इन dispensable part of our lives. Mineral are a very important, you cannot live without minerals, क्योंकि minerals are very important part of our lives. Almost everything we use from a tiny pin to a towering building or a big ship. एक टाइनी सी पिन, एक सुई से लेके, ठीक है ना, बिल्डिंग तक, एक बड़ी सी बिल्डिंग तक, हर चीज किससे बना है, मिनरल से बना है। द रेलवे लाइन्स एंड द टैरमेक ऑफ द रोड, मतलब पेविंग ऑफ द रोड, आर इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल। तो वो सारी रोड्स जो हो गई, ठीक है, चारकोल इज ऑल्सो मिनरल। और जिस चीज से वो रोड बन रही है, वो मशीन, वो बड़ा सा बुलडोजर, वो सब किससे बना है, मिनरल से बना है। कार, बसेस, ट्रेन, एयरप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ। तो ये जो जितने भी कार्स आप लोग जिनमें घूमते हैं ना, कार्स, बसेस, ये सब भी किससे बनी है, ये सब भी बनी है मिनरल से। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल। हम कहते हैं ना इसमें इतना मिनरल है, इतना न्यूट्रिशन है, तो वो भी किससे बना है, मिनरल से बना है। फूड तक मिनरल से बना है। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग हैव यूज्ड मिनरल फॉर देयर लाइवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिवल्स, रिलीजियस एंड सेरेमनी राइट्स। तो ह्यूमन बींग ने मिनरल्स का यूज किस चीज के लिए किया है, अपने लाइवलीहुड के लिए किया है, अपना डेकोरेशन के लिए किया है ना, अपने कपड़ों के लिए किया है, अपने ज़रूरत, तो फ़ोन जैसा हमारी ज़रूरत है एक तरह की, हमने उसके लिए भी किया है। हमने हमें पूजा करनी है, हमें घंटी चाहिए, हमने घंटी का यूज़ भी मिनरल्स जो है उसी से हम लोग क्या बनती है, घंटियाँ बनती है। तो ये एक एक चीज़ जो होती है वो किससे बनती है, वो मिनरल से बनी हुई है। अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल। तो ये जो टूथपेस्ट होता है ना, बेसिकली ये भी किससे बना है, मिनरल से बना है। ये जो हमारे अचानक से देखो, आपके कहते हैं ना टूथपेस्ट किया करो तुम्हारे दांत साफ हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, क्या है उसमें ऐसा, उसमें मिनरल्स होते हैं अलग अलग तरह के जो हमारे दांत को साफ रखते हैं। ठीक है, तो ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, हम हो गए, कोई भी हो गया, सबको किसकी ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है।
अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मिनरल। अब मिनरल का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने देखा मिनरल की क्या क्या ज़रूरतें होती है, क्यों हमको मतलब मिनरल किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, हाउ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ मिनरल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जैसे मिनरल इज ऑल्सो अ रिसोर्स दैट इज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे व्हाट इज मिनरल। तो अब है व्हाट इज मिनरल। तो मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो होमोजीनियस मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ मतलब जुड़ जाते हैं जब, ठीक है, जुड़ गए और एक दूसरे से अलग भी हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मिनरल्स जो है वो एक ही तरह से, उनको डिफाइन करने के लिए वो अलग अलग तरह से फॉर्म होता है। जैसे कोई अलग, कोई दूसरी शेप का होगा, कोई दूसरी तरह का होगा। तो जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ जुड़ते हैं तो ये एक एक अपने आप को एक शेप फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक शेप फॉर्म करते हैं। क्या लिखा है इसमें, ऑकरिंग सब्सटेंस विद डिफाइनेबल, मतलब आप डिफाइन करो ऐसा वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक शेप फॉर्म करता है। उनको क्या बोलते हैं, उसको उस चीज़ को कहते हैं मिनरल्स। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक साथ फॉर्म होते हैं, एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे एक को हमने ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया, तीसरा सी मान लिया। तो क्या कैसे डिफाइन किया, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो अलग अलग है तो उसको क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट टैल्क। तो मिनरल जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। वो हार्ड, डायमंड जैसा हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट, जितना टैल्क भी, जैसे जितना टैल्क होता है ना सॉफ्ट होता है वो बहुत, तो वैसा उतना सॉफ्ट भी हो सकता है। डायमंड तो पता है कितना हार्ड होता है, तो उतना हार्ड भी हो सकता है। बट वाई आर, ये क्यों इतने अलग हैं। यू हैव, हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा। रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं कि दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस। वो जो मैंने कहा ना छोटे छोटे सब्सटेंसेस एक साथ जुड़ते हैं तो वो एक मिनरल फॉर्म, एक जो जुड़ते हैं फिर वो एक शेप लेते हैं। उस शेप को क्या कहते हैं, या फिर उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर शेप को हम लोग क्या कहेंगे, ऑल टुगेदर रॉक कहेंगे। रॉक देखो, रॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। शेप देखा होगा आपने, कोई अलग होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। तो इनमें, इनको जब छांटा जाता है ना तो इनसे क्या निकलता है, मिनरल्स निकलता है। जब इन्हें साफ किया जाता है, जब इन्हें छांटा जाता है, इन्हें तोड़ा जाता है, तब इनसे मिनरल्स जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सम रॉक फॉर इंस्टेंस, जैसे लाइमस्टोन हो गया, तो वो सिर्फ एक तरह का मिनरल जो है अपने उसमें रखता है। वो सिर्फ एक तरीके का मिनरल जो है वो अपने पास रखता है। बट मेजॉर, लेकिन ज़्यादातर जो रॉक्स होते हैं वो कई तरह के मिनरल्स जो हैं वो, मतलब कई तरह के मिनरल्स को मिलाकर फॉर्म हुए होते हैं। लाइमस्टोन सिर्फ एक तरह का मिनरल मिलाकर फॉर्म हुआ होता है, लेकिन कई ऐसे अलग अलग रॉक्स भी हैं जो अदर, मतलब बहुत सारे मिनरल्स को मिलाकर फॉर्म हुए होते हैं। इन टोटल 2000 मिनरल्स हैं जो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। ओनली अ फ्यू आर एविडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। लेकिन इनमें से बहुत कुछ कुछ हैं जो कि ज़्यादातर रॉक्स में मिल जाते हैं, मतलब हम ढूंढ सकते हैं। अ पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन अंडर विच द मटेरियल फॉर्म्स। तो ये जो मिनरल्स है ये डिपेंड करते हैं फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में भी। देखो कहीं का, अब कोई मिनरल आप कौन से स्टेट में हो रहा है तो वहाँ धूप ज़्यादा है तो वहाँ का अलग मिनरल होगा, कहीं पे अलग होगा, कहीं पे अलग होगा। तो ये क्या है, ये फिजिकल और केमिकल कंडीशंस जो होती है वो इन्हें अलग अलग बनाती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये अलग कलर में हो जाते हैं। ठीक है, हार्डनेस इनकी अलग अलग हो जाती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन इनकी अलग होती है, लस्टर एंड डेंसिटी दैट अ पर्टिकुलर मिनरल पोजेसेस। तो ये क्या, ये सब, ये कलर जो है या फिर ये जो हार्डनेस है, ये मिनरल कहाँ से एक्वायर करता है, अपनी उस जगह से जहाँ पे वो फॉर्म हुआ है। तो हर अलग अलग जगह के अलग अलग मिनरल्स होते हैं। जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द मिनरल। तो जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं मिनरल्स को क्लासिफाई करने के लिए, है ना। अलग अलग, अब देखो कोई राजस्थान में हुआ है तो वो अलग कलर का होगा। अब कोई बिल्कुल ठंडी जगह जम्मू कश्मीर में हुआ है, मान लो ये एग्जाम्पल है, तो वो बिल्कुल अलग कलर का होगा। तो जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जब वो लोग इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो वो इनकी कलर से, इनके डिफ्रेंसिएशन से इनको क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स जो होते हैं वो कैसे ऑकर होते हैं। अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, कैसे अलग अलग
तरीके से ये ऑकर किए जाते हैं। तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओरस। तो ओरस क्या हो गया, ओरस एक तरह का रॉ मटेरियल कह दो जिसमें मतलब मिनरल्स भी है, तुम्हारा कबाड़ा भी है और तुम्हारा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें उसको जब छानते हैं ना तो उसमें से क्या होता है, उसमें से निकलता है मिनरल्स, ठीक है। तो उसको जब छानोगे तब उसमें से मिनरल्स निकलेगा। तो द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट। मतलब जब मिनरल्स जो होता है, जैसे तुमने ओर ले लिया, खूब सारा ओर ले लिया, फिर क्या हुआ, उसमें मिनरल्स भी है, उसमें तुम्हारी फालतू की मतलब मिट्टी विट्टी भी है, ठीक है। तो वो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स है उसमें। तो उसमें से तुम जब मिनरल्स को निकालते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, उसको बोलते हैं ऑकरेंस ऑफ मिनरल। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर be sufficient in concentration to make its extraction commercially viable। तो मतलब क्या होता है कि जब और आपने कहा कि हम लोग ये मिनरल निकाल रहे हैं, ठीक है, हम लोग इस ओर से मिनरल निकालेंगे, लेकिन जब जितने आप उसमें पैसा दोगे लेबर को, अब आप तो जाओगे नहीं निकालने, आप लेबर को दोगे, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब वो मिनरल्स को निकालने का जो कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है, ठीक है। मान लो आप दे रहे हो, आपका खर्चा आ गया 80 लाख का, ठीक है, मिनरल्स को निकालने में 80 लाख का खर्चा आ गया, और मिनरल्स कितने पड़े हैं वहाँ, खाली 50 लाख के। फिर आपको उन मिनरल्स को निकालोगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर उनको अब वो ऐसे ही थोड़ी आप गोल्ड किसी को भी दे दोगे, गोल्ड उसको साफ करने का जितना भी खर्चा होगा वो कितना जाएगा, फिर 1.2 करोड़ या 5 करोड़। तो आपके पास है 50 लाख का सामान और आपका खर्चा हो गया है 2 गुना ज्यादा, ठीक है, 2 गुना ज्यादा खर्चा हो गया। तो वो क्या है, वो कमर्शियली वायबल नहीं है। तो मिनरल्स जो है जब वो निकाले जाए तो वो कमर्शियली वायबल होने चाहिए। मतलब अगर 50 लाख का गोल्ड आपको मिला है तो आपका जो पूरा खर्चा होना चाहिए वो कम से कम 40 लाख तक का होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉफिट मिले। अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है तो वो कमर्शियली वायबल नहीं है। तो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन जब होता है तो वो कमर्शियली वायबल होना चाहिए। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विद विच मिनरल और मे बी माइंड। तो ये इनकी फॉर्मेशन जो होती है ना, कि कहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, या इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इससे ये पता चलता है कि मिनरल कहाँ पर है और मतलब कैसा माइनिंग हमें टेक्निक जो है वो कैसी वाली यूज करनी पड़ेगी। दिस ऑल्सो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिटरमाइन करता है कि जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल। तो इसलिए अब हम देखेंगे। तो पहला है इन इग्नियस एंड मेटाफोरिक रॉक मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स, क्रीविसेस, फॉल्स और जॉइंट्स द स्मॉलर। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, नीचे धरती के जो मतलब हमारा अर्थ का बिल्कुल नीचे का एरिया होता है, वहाँ बहुत मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे। तो क्या होता है ना, वो एक साथ होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे गरम होता है, तो वो क्या होता है, वो इवेपोरेट होने लग जाता है। इवेपोरेट होते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है, वो रॉक्स में जो दरारें होती है ना रॉक्स की, अब देखो ऊपर कोई चीज़ आएगी तो दरारें आएगी, दरारों में क्या होता है, वो फॉर्म हो जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं। तो वो जब फंस जाते हैं और जब वो ठंडा हो जाता है, मतलब जब वो कूल होने लगते हैं, तो क्या होता है, वो वहीं पे बैठ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्मॉलर ऑकरेंस होती है, जो छोटी छोटी उसमें दरारों में फंसे हुए होते हैं मिनरल्स, उनको कहते हैं वेन्स। और जो कि लार्जर मतलब जो लार्ज होल्स में फंसे हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, लोड्स। तो इनमें से क्या होता है, इनमें से मिनरल्स जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब नीचे आप बिल्कुल चले जाओगे तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि आप बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल नीचे वाली सतह पर चले जाओ। उन मिनरल्स को जो है ऊपर आना पड़ता है, अब ताकि हम लोग उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब वो ऊपर आते हैं तो वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, एक होते हैं लार्ज पार्टिकल्स में। तो स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं वेन्स और लार्ज को कहते हैं लोड्स। In most cases, they are formed when mineral in liquid, molten or gaseous form are forced upward through cavities through the earth surface। तो जब वो ऊपर की तरफ आ, जैसे वॉल्केनो आता है ना, तो वो जब ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है तो उस टाइम वो क्या होता है, वो एक्सट्रैक्ट करने, वो ऊपर आने की कोशिश करता है, उस टाइम तो गरम होता है। फिर जब वो ठंडा होता है तो वो वहीं पे क्या होता है, वहां फंस जाता है। जब वो फंसता है तब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। मेजर मेटेलिक मिनरल, इसका एग्जांपल क्या हो गया, इनके टिन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, ये सारे जो हैं ये इन्हीं से वेन्स और लोड से जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। अब हो गया सेडिमेंट्री। इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल ऑकर इन बेड्स और लेयर्स, दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन
डिपोजिशन, accumulation एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। अब देखो क्या हो गया है कि ठीक है, इसमें कोल एंड सम, ओके ठीक है, इसमें क्या हो गया है कि आपने एक, आपका ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, आपके अर्थ सरफेस में क्या है, आपके अर्थ सरफेस में नीचे एक एक जगह है, एक सतह, मान लो ये आपका इतना अर्थ सरफेस, बिल्कुल नीचे का एरिया, ये बिल्कुल ऊपर का, ये नीचे के एरिया में तो वो मिनरल्स है जो कि अपने आप ऊपर आएंगे और आपको, आप जिनको एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद आता है ये बीच का एरिया, इस बीच के एरिया में कुछ मिनरल्स है, ये बिल्कुल ऊपर का एरिया, यहाँ आप हो, ठीक है, अब ये बीच के एरिया में कुछ मिनरल्स है, तो यहाँ जाना इज पॉसिबल। अब यहाँ जाने के लिए आप क्या करोगे, आप वो पूरा एरिया तो नहीं तोड़ोगे, आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक छोटी सी जगह बनाओगे, ये छोटी सी जगह बना के नीचे आए, यहाँ से अपना मिनरल लिया, यहाँ से मिनरल लेके ऊपर चले गए, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेड्स और लेयर। तो ये मतलब ऐसे बेड्स या फिर ऐसे लेयर की तरह ये बंधे हुए होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक ही तरफ से ये ऐसे बिल्कुल बेड जैसे, बेड नहीं होता आपका, एक साइड होता है बिल्कुल सीधा होता है, तो ये बिल्कुल सीधाई में ऐसे लगे हुए होते हैं। तो ये अगर हमारा इतना, अगर हमारा एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन है तो उसमें ये ऐसे होंगे, इतना ये मिनरल लगा हुआ होगा, तो आप यहाँ कैसे आओगे, यहाँ से आप नीचे आओगे एक तरह से, एक वो होता नहीं है, आप नीचे एक पूरा टनल बनाओगे, नीचे नीचे आओगे फटाफट से, यहाँ से अपना मिनरल लोगे, फिर ऊपर चले जाओगे। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं बेड्स और लेयर। बेड और लेयर ऐसे याद करना कि लेटा हुआ, आप मतलब कोई लेटा हुआ है मिनरल यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं जिप्सम, पोटैश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट, तो ये सब आते हैं इसमें। Another mode of formation involve decomposition of surface rock and removal of soluble constituent, leaving a residual mass of weathered material containing ore, ठीक है। रेसिडियल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका एक सतह है, ठीक है, ये सतह है, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन है, ये ऊपर का एरिया, इसके ऊपर है आपकी सॉइल, ठीक है, ये मिनरल है, ये ऊपर है सॉइल। अब क्या हुआ, बारिश आई तो बारिश ने ये सॉइल को बहा के ले गई। अब ये आपके मिनरल, ये जो ओर है, ठीक है, और बोला ना मैंने कि रॉ मटेरियल होता है जिसमें मिनरल्स जो है मिक्स होता है और बहुत एलिमेंट्स भी मिक्स होते हैं, तो ये आपका और तो वही रह गया। तो अब लोग क्या करेंगे, लोग आएंगे और इसमें से ये मिनरल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करके लेके जाएंगे। तो ये कहाँ, बॉक्साइट जो है वो इसी तरीके से जो है फॉर्म होता है। अब आता है अब एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोज एंड बेस ऑफ हिल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो ये होता है ना, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ये कैसे एक्सट्रैक्ट होता है कि आपका ये पानी जो है, ये पानी एक बहाव आया पानी का, ठीक है, बहाव आया तो वो अपने साथ मिनरल्स को लेके आया, तो बहाव ऐसे आया स्लोप से, ऐसे स्लोप से आया, नीचे आया, फिर वो ऊपर से चला गया, मतलब होता है ना ऐसे ऐसे स्लोप्स होते हैं ना, तो ऐसे पानी आ रहा है यहाँ, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अब पानी जब ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ये दो यहाँ पे ऐसे आया, इधर से पानी आया, तो यहाँ जो ये एरिया है, ये वाला, ये जो बीच का एरिया है ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिनरल्स जो है वो जमा हो गए, ठीक है, जमा हो गए। तो अब लोग क्या करेंगे, लोग ऐसे छान के मिनरल्स निकालेंगे पानी से, या तो ठीक है छान के निकालेंगे, या फिर वो वहाँ पे पूरा एक जाल बिछाएंगे, वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद उस ओर में से क्या करेंगे, मिनरल्स को साफ करेंगे और उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये अलग अलग तरीका है जहाँ से मिनरल जो है वो फॉर्म होता है। उसके बाद है ओशन वाटर कंटेन वास्ट quantities of mineral, but most of these are too widely diffused to be economic significance. However, common salt में, अब ये ओशन वाटर से तो देखो बेसिकली कॉमन सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम होता है, ये ब्रोमाइन होता है, जो कि निकाल दिया जाता है, लेकिन इसमें और भी कुछ मिनरल्स होते हैं जो मतलब एक्सेस करना इज नॉट पॉसिबल। ओशन तो इज वेरी बिग, अब वहां से आप ऐसा बिल्कुल मतलब पॉसिबल ही नहीं है आप वहां जाके मिनरल्स को है जो एक्सट्रैक्ट कर सको। जो हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं वो होते हैं कौन से, ये आपका सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और ये ब्रोमाइन हो गया, तो ये जो है ये इजीली एक्सट्रैक्ट होता है, तो ये हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स का। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि कैसे ऑकर होता है और कैसे इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब देखो हमने आयरन, अब हम लोगों ने ये सब मिनरल्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन ये मिनरल्स जो हैं ये अलग अलग जगहों में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों है? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, वहाँ के वेदर की वजह से, वहाँ का फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, तो इनको अलग अलग जगह में फॉर्म होने में जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, बहुत केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स की वजह से इन्हें कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होने में इन्हें टाइम लग रहा है, कोई कितना ले रहा है तो कोई कितना ले रहा है, ठीक है।
तो अब हम वही देखेंगे आगे कि इंडिया जो है वो रिच है, मतलब मिनरल्स खूब है इंडिया के पास, लेकिन ये मिनरल्स जो है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जैसे पेनिनसुलर रॉक जो हुआ, पेनिनसुलर रॉक में क्या है, वहां पे कोल, मेटेलिक मिनरल, मिक्का एंड अदर, ये जो जितने भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं ये सारे कहाँ मिलेंगे आपको, पेनिनसुलर रॉक्स में। ऐसे ही सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ, वहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है, वो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे। तो राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला हैज रिजर्व ऑफ मेनी नॉन फीरियस मिनरल। तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में ज्यादातर नॉन फीरियस जो है ये मिनरल्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला मिनरल होता है हमारा वो है फेरियस मिनरल। तो फेरियस मिनरल वो होता है जिसमें मतलब बेसिकली आयरन होता है, ठीक है, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, इन मिनरल्स में आयरन प्रेजेंट होता है। इसका टोटल अगर हम द फेरियस मिनरल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटाल, टोटल मेटालिक मिनरल का जो प्रोडक्शन होता है उसमें 3/4 जो है वो ये फेरियस मिनरल का जो है प्रोडक्शन होता है। जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ मेटालिक मिनरल का, मान लो हुआ 1000 का हुआ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल, तो उसमें से 3/4 जो है, 3/4 किसका हुआ, 3/4 हुआ सिर्फ फेरियस मिनरल का, ठीक है, 3/4 सिर्फ फेरियस मिनरल का उसमें प्रोडक्शन है। तो फिर ये क्या है, ये प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग, तो ये कहीं ना कहीं अब ऑफकोर्स करेंगे, जब इनका प्रोडक्शन 3/4 है तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए भी अपना पूरा योगदान करेंगे, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरियस मिनरल आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड। तो ये जब इंडिया की इंटरनल डिमांड पूरी हो जाती ना, तो ये बाहर देशों में अलग अलग जगहों में एक अच्छा खासा जो है क्वांटिटी में फेरियस मिनरल बाहर एक्सपोर्ट करती है। फिर आता है आयरन ओर। आयरन ओर मतलब इस फेरियस मिनरल के अंदर जो है वो आता है, एक तो आयरन ओर है, तो आयरन ओर इज बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आयरन ओर जो है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या बताया गया है, बैकबोन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हर चीज के लिए आयरन की जरूरत है। अब आपको स्टील चाहिए, स्टील के लिए भी आपको आयरन की जरूरत है, तो स्टील से कितनी सारी चीजें बनती है, आप देखो आपके आसपास स्टील ही स्टील होगा, ठीक है। तो आयरन ओर इज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। India is endowed with fairly abundant resources of iron ore. India is rich in good quality. आयरन ore इंडिया में एक अच्छी खासी क्वालिटी में, मतलब ऐसा नहीं कि पुअर क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी में है। मैग्नेटाइट, अब इसमें आयरन ore दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट, हाँ, मैग्नेटाइट वो होता है जिसमें जैसे जो ओर होता है ना, ओर में मैंने कहा था आपको सॉइल भी होती है, कचरा भी होता है, ठीक है, मिनरल्स भी होते हैं। तो वो मैग्नेटाइट जो होता है उसमें जो वो ओर निकलता है ना, उस ओर में से 70% जो होता है, अगर आपका आयरन ओर निकला तो वो क्या हुआ, वो हुआ मैग्नेटाइट, ठीक है। अगर आपका एक जगह, अब मान लो एक जगह है, ठीक है, वहां से आपने ओर एक्सट्रैक्ट किया, उस ओर में से आपने मिनरल निकाला, तो अगर 70% मिनरल निकला फ्रॉम 100% ऑफ दैट ओर, तो वो क्या हुआ, वो हुआ मैग्नेटाइट। और अगर 50 या 60% निकला तो वो हुआ हेमेटाइट। तो अगर 70% एक्सट्रैक्ट होता है मिनरल कहीं से, कहीं और में से, तो वो होता है मैग्नेटाइट। और अगर 50 to 60% होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, उसको कहते हैं हेमेटाइट। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटाइट की प्रोडक्शन है, तो यहाँ हेमेटाइट का प्रोडक्शन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब इसमें द मेजर आयरन बेल्ट्स इन इंडिया बता रखी। तो पहली है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट जो है ये हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर जो है यहाँ पे फाउंड किए जाता है, ठीक है। यहाँ पे हेमेटाइट ओर जो है वो एक अच्छी खासी संख्या में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे, बदामाफार माइंस में मिलते हैं, मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट में। जो तो ये बदामाफार माइन है, यहाँ पे क्या मिलते हैं, एक हाई ग्रेड में हेमेटाइट ओर मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, ये जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ये जो बेल्ट लाई करती है, यहाँ पे वेरी हाई, यहाँ पे भी क्या होता है, वहां उड़ीसा में हाई ग्रेड मिल रहा था, यहाँ वेरी हाई ग्रेड मिल रहा है, क्या, हेमेटाइट ओर मिल रहा है। हेमेटाइट ओर क्या हुआ, जो 50 to 60% जिसमें से मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है, आयरन ओर निकलता है जिसमें से। द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट ऑफ सुपर हाई ग्रेड। तो ये 14 डिपॉजिट है यहाँ पे, जहाँ पे हेमेटाइट जो है और हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो यही चीजें कहाँ जाती है, विशाखापट्टनम पोर्ट से होती हुई जापान और साउथ कोरिया भी क्या होती है, एक्सपोर्ट करी जाती हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ना, जब ये एक्सट्रैक्ट होते हैं तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट जो है उससे बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे बेलरी
चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये रिजर्व ऑफ आयरन ओर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 100% एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ पे जितना भी आप आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करें ना, वो सब एक्सपोर्ट के लिए होता है। कैसे होता है, स्लरी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्लरी क्या हुआ कि आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद उसको लिक्विड फॉर्म में करके आपने पाइप्स के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो क्या हुआ, स्लरी के फॉर्म में एक्सपोर्ट हो गया। फिर होता है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे जो मिनरल एक्सट्रैक्ट होता है वो इतने अच्छे नहीं होते, मतलब इतने हाई क्वांटिटी में या फिर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं फिर भी वो निकाले जाते हैं, उनका खनन किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे तरह के आयरन ओर में, जो कि है फेरियस मिनरल्स में, वो है मैग्नीज। तो मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय। एक तो स्टील के लिए यूज होता है मैग्नीज, दूसरा होता है एलॉय के लिए। एलॉय क्या होता है, जिसमें दो तरह के मिनरल्स को जब साथ में जोड़ के एक चीज बनती है, उसको बोलते हैं एलॉय। ठीक है, तो 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड। अगर आपको 1 टन ऑफ स्टील बनाना है ना, तो आपको 10 kg ऑफ मैग्नीज क्या होगा, उसका जरूरत पड़ेगा। ये ब्लीचिंग पाउडर के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए और ये पेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। और उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर इन इंडिया। उड़ीसा में सबसे ज्यादा आपको मैग्नीज ओर मिलेगा। इट अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ बेसिक कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन इन 2000 एंड 2001 में। ये 1/3 ऑफ प्रोडक्शन जो थी कि मैग्नीज की ही हो रही थी, कहाँ पे, उड़ीसा में। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम आगे आएंगे नॉन फेरियस मिनरल्स की ओर। तो नॉन फेरियस मिनरल्स क्या होता है, वो मिनरल्स होता है जिनमें आयरन नहीं होता है। ठीक है, फेरियस में आयरन होता है, नॉन फेरियस में आयरन नहीं होता है। इसमें आयरन जो है, इसमें आयरन बिल्कुल यूज नहीं होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसी के बारे में। तो अब हम आते हैं नॉन फेरियस मिनरल में। हमने देखो फेरियस मिनरल में क्या पढ़ा था कि आयरन होता है, नॉन फेरियस में आयरन नहीं होता है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है। तो इंडियाज रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरियस मिनरल जो है ना, वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मतलब इतना जितना फेरियस था ना, कि क्या था उसमें कि इंडिया का कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था। ठीक है, मैग्नीशियम से क्या हो रहा था, स्टील बन रही थी। तो ये जो थे ये सेटिस्फैक्ट्री थे। ठीक है, इनका यूज जब हो रहा था ना, तो अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो अच्छा यूज हो रहा है इनका। लेकिन ये जो नॉन फेरियस है, ये इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है, कैसे बताऊं, जैसे कि आपने एक पेन खरीदा, अब वो पेन खराब निकला। ठीक है, तो आप क्या होगे, आप कहोगे मैंने फालतू में 5 रुपए इस पेन के लिए खर्च किया। अगर दूसरा वही पेन आप 5 रुपए में खरीदते और वो अच्छा चलता, तो आपको क्या होता, आपको सेटिस्फाई होता कि हाँ चल मेरा पूरा पेन यूज हुआ, मैंने अच्छे से जो है पेन मतलब मैंने एक अच्छा पेन खरीदा एक अच्छी कीमत में। तो ये क्या हुआ, ये हो गया एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल। तो तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये सेटिस्फाई कहाँ होता है, जहाँ पे कॉपर का, जैसे कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक है, लीड हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये गोल्ड क्या हो गया, एक प्रेशियस मिनरल है। तो ये क्या हो गया, अगर जहाँ पे इनकी बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं ये फिर भी थोड़े सेटिस्फैक्ट्री लगने लग जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मिनरल कहाँ यूज होता है, ये इंडस्ट्रीज में होता है, इंजीनियरिंग फील्ड्स में होता है, या इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह के लिए इनका यूज होता है। तो अब हम आगे देखेंगे। तो पहला आता है कॉपर। तो इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो डिफिशियंसी मतलब कमी है, कहीं ना कहीं कॉपर की प्रोडक्शन में इंडिया में कमी है। ठीक है, बीइंग मेलिएबल मतलब क्या होता है, किसी भी शेप में एक हैमर मारोगे ना, तो किसी भी शेप में जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या है, डक्टाइल मतलब जो छोटी छोटी वायर्स होती है ना, उसमें आराम से वो आ जाता है बिना टूटे हुए। अब आपके घर की वायर होगी ना, तो वायर को कभी ऐसे मत करना कि कहीं घर की कोई भी वायर खोल दी, कोई पुरानी वायर होगी तो उसको खोल के देखोगे ना, तो उसमें एक तार होगी। ठीक है, तार होगी, जो वो तार होती है ना, वो होती है मिनरल। ठीक है, जो ये कॉपर से बनी होती है, वो कॉपर की तार होती है। तो ये डक्टाइल होते हैं, कहीं भी मतलब आराम से बिना टूटे हुए एक छोटी सी वायर में भी जो है ये आराम से चले जाते हैं, और गुड कंडक्टर होते हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आपका जो मिनरल होना चाहिए वो एक गुड कंडक्टर होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी बना सके। तो इसीलिए कॉपर जो है ये इलेक्ट्रिकल केबल्स के लिए जो है बेसिकली यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, इनमें ये बेसिकली यूज करे जाते हैं।
द बलघट माइन इन मध्य प्रदेश प्रोड्यूस 52% ऑफ इंडियाज कॉपर। तो बेसिकली जो 52% मतलब हाफ ऑफ द कॉपर कहाँ वो हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बलघट माइंस में, बालाघाट माइंस में ये क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट भी हो रहा है और ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूस भी हो रहा है। द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज ऑल्सो अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। कॉपर देखो कई जगह प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेकिन जो मेजर है वो है एक तो ये बालाघाट माइंस और एक है द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। द खेतरी माइंस इन राजस्थान आर ऑल्सो फेमस। तो वहां भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे। Though several ores contain aluminium, it is from bauxite, a clay-like substance that aluminium and later aluminium is obtained. तो bauxite वो चीज होती है कि जब ना एक सब्सटेंस जो होता है वो एल्यूमिनिया बनता है। ठीक है, एल्यूमिनिया से जब वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है तो वो जो कन्वर्जन होता है वो कौन करता है, वो करता है बॉक्साइट से होता है वो कन्वर्जन। तो एल्यूमिनियम किससे बनता है, बॉक्साइट से प्रोड्यूस होता है वो। Bauxite deposits are formed by decomposition of wide variety of rocks rich in aluminium silicate। तो बॉक्साइट कैसे बॉक्साइट कैसे फॉर्म होता है, जब हम बड़े बड़े रॉक्स जो कि एल्यूमिनियम होता है, जिनमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, जब उन्हें हम लोग बहुत टाइम के लिए अंदर डिकम्पोज कर लेते हैं, नीचे मतलब डिकम्पोजिशन के लिए उन्हें रख देते हैं, तो तब क्या फॉर्म होता है, उनसे बॉक्साइट फॉर्म होता है। Aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability। तो क्या होता है, एल्यूमिनियम एक इम्पॉर्टेंट जो है मेटल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये कंबाइन करता है। ठीक है, वो कंबाइन करने में सक्षम है, वो कंबाइन करता है, उसमें एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की वजह से वो कंबाइन करता है किसको, आयरन को, विद एक्सट्रीम लाइटनेस, लाइट भी है पर स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, इंडियाज बॉक्साइट डिपोजिट आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेट्यू। तो ये कहाँ होते हैं, अमरकंटक। देखो आपको यह बॉक्साइट माइन भी दिख रही होगी। तो इस तरीके से जो है मिनरल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ अमरकंट प्लेट्यू में होता है, मिकल हिल्स में होता है एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। तो यहाँ पे ये जो होता है, ये बॉक्साइट जो है ये फाउंड किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देखो कहीं उड़ीसा में कितना मिनरल्स हैं। ठीक है, हमने ऊपर क्या देखा कि हमारा जो ये मैग्नीज है ये भी उड़ीसा में हो रहा है। ठीक है, हमने उड़ीसा में आयरन ओर का भी फॉर्मेशन देखा। अब हम बॉक्साइट भी कहाँ देख रहे हैं, हम लोग बॉक्साइट भी उड़ीसा में देख रहे हैं। तो उड़ीसा इज रिच इन मिनरल, एक स्टेट जो कि मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच है। तो वो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया विद 45% ऑफ कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन। 2000 और 2001 में उड़ीसा मैग्नीज का भी हाईएस्ट प्रोडक्शन था, और किसका, उड़ीसा में भी ये बॉक्साइट का भी 45% जो प्रोडक्शन था वो कहाँ हो रहा था, उड़ीसा में हो रहा था। तो 5 पथमली डिपॉजिट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट। तो ये था हमारा बॉक्साइट के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में, मतलब वो मिनरल्स जिनमें मेटल बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जैसे आगे पढ़ेंगे। तो हम आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स में, मतलब जिनमें मिनरल्स बिल्कुल नहीं होते, जिनमें मेटल्स जो है वो बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें एक वर्ड दिया गया है, वो मिका का दिया गया। तो मिका क्या होता है, वो एक बहुत पतला सा शीट होता है। ठीक है, वो भी एक मिनरल है, लेकिन वो बहुत पतली सी शीट, मतलब बहुत पतली सी शीट होती है। ठीक है, मिका की। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही यूजफुल मिनरल है। तो मिका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। मतलब वो इतना पतला होता है कि उसमें सीरीज ऑफ लेयर्स बनानी पड़ती है टू मेक अ मिका। ठीक है, इट स्प्लिट्स easily into thin sheets, बहुत पतली शीट्स में हो जाता है। These sheets can be so thin that 1000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high। कि अगर हम लोग 1000 शीट्स को भी रख देना तब भी सिर्फ few सेंटीमीटर्स का हमको दिखेगा, मतलब अच्छा खासा नहीं दिखेगा कि हमें लगेगा कि अभी ये एक ही शीट है। अगर हम 1000 शीट्स को भी साथ में रख ले, सोचो वो कितनी पतली होगी। मिका क्लियर भी होता है, ब्लैक भी होता है, ग्रीन भी होता है, रेड येलो भी होता है और ब्राउन भी होता है, क्योंकि ये एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसमें। ठीक है, लो पावर लॉस फैक्टर है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है एंड रेजिस्टेंस टू, क्योंकि हाई वोल्टेज आती है ना तो उसको रेजिस्ट कर पाता है। ठीक है,
तो मिका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट क्या है, मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है, मतलब मोस्ट यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से मान लो कि मिनरल है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। मिका डिपॉजिट्स जो है ये नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो है ये पाए जाते हैं। कोडरमा गया में पाए जाते हैं, यहाँ पे कहाँ, हजारीबाग बेल्ट में पाए जाते हैं। और झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है। इन राजस्थान द मेजर मिका प्रोड्यूसिंग एरिया अराउंड इस अजमेर में पाया जाता है, ठीक है। नेलोरी मिका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मिका पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रॉक मिनरल। तो रॉक मिनरल में आ गया हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये जिन रॉक्स में ये क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, वो क्या होता है, वो होता है लाइमस्टोन, ठीक है। इट इज फाउंड इन ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। लाइमस्टोन इज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन जो है वो एक बेसिक रॉ मटेरियल है, मतलब कि होना ही होना चाहिए, मतलब ये तो है ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा ठीक है, इतना ही है इसमें, इसके बारे में बता रखा। और ये दे रखा है कि स्ट्रिक्टी, अब ये अलग दे रखा है, स्ट्रिक्टियर सेफ्टी रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते तो माइनिंग कहीं ना कहीं हम इतना नीचे ले जा लेते हैं या इस तरीके से करते हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या होता है, अफेक्ट होता है। और उससे क्या होती है, ये माइनिंग जो है ये अभी तक तो डेवलपिंग इंडस्ट्री बन गई, ये कहीं ना कहीं किलर इंडस्ट्री ना बन जाए, मतलब ये हमको ना मार दे। माइनिंग करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, एनवायरनमेंट को खराब करोगे, एनवायरनमेंट खराब होगा तो किसको प्रॉब्लम होगी, जो लोग रह रहे हैं दुनिया में, ठीक है। तो कहीं ना ये किलर इंडस्ट्री ना बने, इसीलिए एनवायरमेंटल जो लॉज है इनका यूज करना ड्यूरिंग द माइनिंग, जो ये माइनिंग प्रोसेस होता है इनमें ये एनवायरमेंटल जो लॉज दिए जाते हैं उनका यूज करना इज इम्पोर्टेंट, वरना ये क्या बन सकती है, ये किलर इंडस्ट्री बन सकती है। तो अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। देखो अब हम आगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में। तो इससे पहले हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, है ना। ये सब जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खत्म होंगे तो हमको ही दिक्कत आएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, मिनरल्स को फॉर्म होने में सालों लग जाते हैं, ठीक है, सालों लग जाते हैं। कई मिनरल्स तो ऐसे होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब फिर से फॉर्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है, फिर से फॉर्म नहीं होंगे। वह ऐसा नहीं कि आप पेड़ लगाओगे तो वो फिर से, मतलब अगर आप मिनरल्स का कोई पेड़ लगाओगे तो मिनरल्स जो है वो फिर से उग जाएंगे कुछ सालों में, ऐसा नहीं होता है। तो मिनरल्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज लोग जिस तरीके से मिनरल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं लोग जल्दी जल्दी जाके सारा हमारे अर्थ में जितना भी मिनरल्स है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, उसको फटाफट इकट्ठा कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मिनरल्स को अगर आप इसी तरीके से जल्दी जल्दी एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे और वो उनको फिर से फॉर्म होने में जो है बहुत साल लग जाता है। अब देखो आप एक जगह पे गए, ठीक है, आपने वहां पे, आपको पता चला यहाँ मिनरल है, आपने वहां माइनिंग करी, उसके बाद क्या हुआ, वो जगह खत्म, कुछ नहीं होगा वहां। अब वहां पे मिनरल्स को फॉर्म होने में फिर 100 साल लगेंगे, 200 साल लगेंगे, तब तक कौन जिएगा। तो इतना जो टाइम होता है, इतना टाइम लगता है मिनरल्स को फॉर्म होने में, वो बहुत धीरे धीरे फॉर्म होते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज जो इतना धीरे फॉर्म हो रही है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको एक्सट्रैक्ट इस तरीके से किया जा रहा है कि वो कभी भी खत्म हो सकती है। The geological process of mineral formation are so slow that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to present rates of consumption। जिस तरीके से आज कंज्यूम किए जा रहे हैं उतनी जल्दी तो वो फॉर्म ही नहीं होंगे। मतलब कंजम्पशन तो ऐसा हो रहा है कि फटाफट से कंज्यूम कर लो, ठीक है, लेकिन फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा ये लोग नहीं सोच रहे हैं। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल है। Rich mineral deposits on our country extremely valuable but short-lived possession। तो ये extremely valuable है मिनरल्स हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट लिव्ड है। क्यों, क्योंकि एक बार आप एक्सट्रैक्ट करोगे फिर उनको बहुत टाइम लग जाएगा फॉर्म होने में, इतनी जल्दी फॉर्म नहीं होता है वो। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट
continued extraction of ores lead to increasing cost as mineral extraction come from greater depth along with decrease in क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूड, अगर आप ओस का मतलब फटाफट आप ओस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें से मिनरल्स निकाल रहे हो, तो उससे क्या होगा, मिनरल्स की क्वालिटी भी कम होगी। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जब आप ग्रेटर डेप्थ में जाके उसको निकाल रहे हो, ओर को निकाल रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, उससे उसकी क्वालिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। A concentrated effort has to be made in order to use a mineral resource in a planned and sustainable manner। तो हमें एक प्लान रिसोर्स चाहिए कि भाई इस तरीके से इतने टाइम में इतना ही मिनरल निकल सकता है, इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हो। इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड ओस एट लो कॉस्ट। तो लो ग्रेड ओस मतलब कम रेट में ओस लो एट कम कॉस्ट में। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल एंड अदर सब्सटीट्यूट आर स्टेप इन कंजर्विंग मिनरल्स फॉर द फ्यूचर। तो अगर आप मेटल्स का यूज करो तो उनको फिर से, अगर वो खराब हो गया फिर उसका कहीं और यूज कर दो, तो उससे क्या होता है, आप कहीं ना कहीं उनका रीयूज करके ना क्या कर रहे हो, मिनरल्स को, मिनरल रिसोर्स को हेल्प कर रहे हो, इन कंजर्व करने में हेल्प कर रहे हो। कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ी वाले क्या कहते हैं, मेटल के लिए खूब पैसा लेते हैं, पेपर के लिए खूब पैसा ले रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो आप मिनरल्स को, जो भी आपको रिसोर्सेस मिला है, वो आप उस कबाड़ी वाले को दे रहे हो, फिर वो आपको पैसा दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उनका रीयूज हो रहा है, उन चीजों का रीयूज हो रहा है। तो यही हमें क्या है, हमें ये आगे करना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। अभी तक हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। आपको कुछ भी करना है, ठीक है, अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रही हूँ मैं, इसमें मेरे को चार्जिंग की जरूरत है, एनर्जी चाहिए। इसमें मुझे नेटवर्क की जरूरत है, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी अब हर चीज में, यहाँ लाइट जल रही है, एनर्जी है, वो मेरे हाथ में ये मोबाइल है, ये एनर्जी के वजह से चल रहा है। तो एनर्जी क्या है, हर जगह हम एनर्जी से घिरे हुए हैं। ठीक है, इट इज नीडेड टू कुक, हमें खाना बनाने के लिए चाहिए, लाइट के लिए चाहिए, हीट के लिए चाहिए, टू प्रोपेल व्हीकल को चलाने के जो पेट्रोल चाहिए वो भी एक एनर्जी है। ठीक है, एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में मशीनरीज को रन करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हम एनर्जी से क्या है, हम घिरे हुए हैं। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मटेरियल लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो एनर्जी क्या है, ये डिफरेंट मिनरल्स से चलती है। जैसे कोल हो गया, कोल से क्या होता है, कोल से ये जितनी भी पुरानी ट्रेन थी वो पहले कोल से ही चलती थी। पेट्रोल्स क्या होता है, पेट्रोल से हमारी कारें चलती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, नेचुरल गैस होती है, ठीक है, जिनसे हम खाना बना पाते हैं। यूरेनियम हो गया, ठीक है, एंड यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या हुई, ये सारी क्या हुई, ये सब हुई एनर्जी। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो एनर्जी जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है कन्वेंशनल सोर्स, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्स इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब हो गए कन्वेंशनल, मतलब जिनसे हम लोग यूज करें। जैसे अब क्या, फायरवुड हुआ तो हम लकड़ियों का यूज करें, हम लकड़ियों को जला रहे हैं, गर्म हो गया, हमें हीट भी मिल रही है, हम खाना भी बना सक रहे हैं उससे। फिर क्या हो गया, कैट, कुछ लोग काउ डंग का वो नहीं होता है, ऐसे गोबर जो होता है उसके ऐसे उपले बना के वो दीवार पे लगा देते हैं, फिर उनसे क्या होता है, उनसे वो लोग आग जलाते हैं, उनसे आग जलाते हैं और उनसे खाना बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, आपकी नेचुरल गैस हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी होगी, हो गया कन्वेंशनल। अब नॉन कन्वेंशनल क्या हुआ, जो कि जैसे सोलर विंड हो गया, ठीक है, सोलर विंड हो गया, उसके बाद होते विंड होगी, टाइडल हो गया, बायोगैस हो गया, ऑटो एटॉमिक एनर्जी हो गया, बायोगैस। देखो ये सारी चीजें क्या होती है, ये होती है जो हमें दिखती नहीं है। ठीक है, हम देख नहीं सकते हैं इनको, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एनर्जी की तरह यूज करे हो रही है। इसके बाद क्या, फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल एरियाज में। फायरवुड और कैटल डंग तो बहुत कॉमन है, क्योंकि वहां पे गैस नहीं होती, तो गैस लोग क्या कहते हैं, इन्हीं से अपना खाना बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड इज मेड बाय दीज टू। तो 70% एनर्जी रूरल हाउस होल्ड में इन्हीं की वजह से आती है। किन की वजह से, फायरवुड और काउ डंग की वजह से।
Moreover, using dung cake is too being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in एग्रीकल्चर. लेकिन आज कहीं ना कहीं काउ डंग जो है वो कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि ये जो है ये एक मेन्योर, काउ डंग को ना मेन्योर की तरह भी लोग यूज करते हैं. किसके लिए? खाद बनाने के लिए, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए. तो लोग इसको मतलब कहीं ना कहीं लोग जो ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं काउ डंग का, वो अगर हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करें तो इससे क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, देश की प्रगति होगी. तो ये था हमारा एनर्जी रिसोर्सेज. अब इसमें हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में. अब हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है कोल. ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं? जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, बेसिकली जो वो सोर्सेज जिनको यूज करके उसके बाद उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जो कि हम देख भी सकते हैं, हम वी कैन टच, वी कैन फील. ओके, तो वो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? कोल. अब कोल पहले क्यों आया? क्योंकि कोल एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा यूज होती है. ठीक है, कोल in India, coal is most abundantly available fossil fuel. It provides a substantial part of nation's energy need. कोल सबसे ज़्यादा अच्छे से अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है और ये पूरे इंडिया की जो एनर्जी की नीड है उसको फुलफिल करता है. कौन? कोल. इट इज़ यूज फॉर, ये पावर जनरेशन के लिए यूज होता है, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक नीड. मतलब घर के लिए भी चाहिए होता है और इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए होता है. किस चीज़ के लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. तो कोल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, दोनों यूज़ के लिए, डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्रीज के लिए भी. इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट. तो इंडिया जो है हाईली डिपेंडेंट किस पर है? कोल पर है, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए. उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? ज़्यादातर कोल से मिलती है. As you are already aware that coal is formed due to compression of plant material over millions of years. तो compressed जो ये plant material millions of year तक जो ये जमा होती है, ये जो ओर में जमा होता है, इससे क्या फॉर्मेट होता है? कोल फॉर्मेशन होता है. कोल therefore is found in a variety of form डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ कंप्रेशन, द डेप्थ एंड द टाइम ऑफ बुरियल. तो कोल जो है वो अलग अलग तरीके का होता है, डिपेंड करता है. देखो, डिपेंड क्या करता है कि कंप्रेशन कैसा हुआ है. ठीक है, डिपेंड करता है उसकी डेप्थ पे कि कितना नीचे, और डिपेंड करता है टाइम का कि कितने टाइम से बुरीड है. डिकेइंग प्लांट इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट. तो जो ये प्लांट्स डिकेइंग जो ये प्लांट्स होते हैं, इनसे क्या होता है? पीट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, विच हैज, जिसमें लो कार्बन और हाई मॉइस्चर जो कंटेंट्स होते हैं ना, वो सब उसमें पीट में जमा होते हैं. लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल. लिग्नाइट के बारे में बताया गया है कि ये एक लो ग्रेड है, मतलब कम इस्तेमाल होने वाला ब्राउन कलर का कोल है. विच इज सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट. जो सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट होता है, और मॉइस्चर कंटेंट उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है. द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व आर इन नेवेली इन तमिलनाडु एंड आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो एक नेवेली जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे कोल मिलता है और बेसिकली यूज़ किसके लिए होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसका यूज़ किया जाता है. उसके बाद क्या है? इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is bituminous coal. तो जो टेम्परेचर जिसका जो ज़्यादा डीपली बुरीड होता है और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? बिटुमिनस कोल कहते हैं. ये क्या है? ये एक इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल ये कमर्शियल यूज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. ठीक है, इसके बाद क्या आता है? metallurgical coal is high grade bituminous coal which has a special value for smelting iron in fast furnace. मतलब आयरन को मेल्ट करने के लिए जो जिस हाई डिग्री के कोल की जरूरत होती है वो ये कोल होता है. फिर क्या है? एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल. अब एंथ्रासाइट भी एक तरह का कोल है, लेकिन वो क्या है? हार्ड कोल है. और क्या? हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है. In India, coal occurs in rock series of two main geological ages, namely
Gondwana a little over 200 million years in age and in tertiary deposit which are about 55 million years old. तो ये कोल जो है ये फॉर्मेट होता है दो जगहों पे पहली है गोंदावना जो कि 200 मिलियन ईयर्स की एज है, मतलब 200 मिलियन ईयर्स से वैसी ही है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैंने कहा ना आपको इनको बनने में, मिनरल्स को बनने में टाइम लगता है, तो 200 साल लग गए उसको कोल को फॉर्म करने में। और दूसरी है टेटियारी डिपॉजिट विच जो कि 55 मिलियन ईयर से वैसी ही है। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंदावना कोल विच आर metallurgical coal are located in Damodar Valley, Jharia, Raniganj, बोकारो आर एन इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड, ये आपका मैप वर्क है बेसिकली। द गोदावरी, महानदी, सन एंड वर्धा वैली ऑल्सो कंटेन, ये भी कोल डिपॉजिट कंटेन करती है। टेटियारी कोल ऑकर, अब टेटियारी कोल का बता रखा है कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये बेसिकली इधर पाए जाते हैं। ठीक है, रिमेंबर कोल इज बल्की मटेरियल विच लूज वेट ऑन यूज एज इट हैज रिड्यूस टू एश। तो कोल क्या होता है, एक बल्ब, मतलब देखो कोल को आप जलाओगे ना उसके बाद वो एश में, मतलब ये अगर इतना मोटा कोल होगा ना, जैसे ही जलेगा वो ऐसे राख बन जाएगी। हेवी इंडस्ट्री एंड थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड ऑन और नियर, इसीलिए ये जो थर्मल, ये जो हाई हेवी इंडस्ट्रीज है और ये थर्मल पावर जिनको कोल की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो बेसिकली कोल के जो खनन, ये जो माइंस होती है ना, उन्हीं के आसपास लोकेटेड होती हैं। सो ये था हमारा कोल के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम जो है वो क्या है। तो पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। तो कोल के बाद जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में वो है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम इज अनदर मिनरल विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसके बाद, कोल के बाद। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग। तो ये फ्यूल प्रोवाइड करता है हीट के लिए, लाइटनिंग के लिए, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ये ऑयल, हीट प्रोवाइड कर रहा है, ये ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। लुब्रिकेंट क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ना ऐसे चला के एक बार को ना वो अटक जाती है, मतलब जंक सा लगने लग जाता है। तो क्या होता है, अगर आप तेल डालोगे तो वो फिर से स्मूथली चलने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये लुब्रिकेंट के लिए भी यूज होता है, मतलब स्मूथ करने के लिए, और रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री। तो ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है ये एक तरीके से नोडल इंडस्ट्री की तरह वर्क करती है, किनके लिए, सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीसाइलाइन एंड fall traps in the rock formation of tertiary age in region of folding antisaline or domes. It occurs where oil is trapped in the crease of the upfold. The oil bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow. The oil is prevented from rising or sinking by intervening non porous layer. तो ये जो इसमें ये बता रखा है, ये ऑयल जो है, ये ऑयल कहीं ना कहीं फाउंड होता है, ये भी ज़मीन के नीचे से ही मिलता है। ऑयल, हर चीज़ आपको ज़मीन के नीचे से ही मिलेगी, तो ऑयल भी ज़मीन के नीचे से मिलता है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है उसको। ठीक है, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल ट्रैप। तो पेट्रोलियम भी फॉल ट्रैप में पाया जाता है, बिटवीन पोरस और नॉन पोरस जो रॉक्स होते हैं ना, उनके बीच में ये पेट्रोलियम जो है ये पाया जाता है। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली ऑकर अबव द ऑयल। About 63% of India's petroleum production is from Mumbai high. ठीक है, जो 63% ऑफ इंडिया का पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो पहले कहाँ है, मुंबई में है, फिर 18% है गुजरात में, 16% का है असम में। फ्रॉम द मैप लोकेट द 3 मेजर ऑफ शोर फील्ड ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अखिलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात, फिर असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, फिर दिग्बोई। ठीक है, तो ये सारा ये आपका बेसिकली मैप वर्क है और आपको यहाँ मैप में भी ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे अब नेचुरल गैस पर। तो अब हम आते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होती है, वो इन पेट्रोल की तरह नहीं होती है। ठीक है, वो होती है कि उसमें वो उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, और आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से नेचुरल गैस एक ऐसी गैस है जिसका यूज़ ज़्यादातर होना चाहिए। तो नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स। क्लीन एनर्जी मतलब बिल्कुल इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं कर रही है अपनी वजह से,
पेट्रोल कर रहा है ना, पेट्रोल कहीं ना कहीं कर रहा है, कोल भी कर रहा है, कोल से भी जो है जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, धुआं होता है, उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन नेचुरल गैस एक ऐसी गैस है जो बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इट हैज़ रिसोर्स फाउंड इन, तो ये पेट्रोल और पेट्रोलियम और बिना पेट्रोलियम दोनों वेस्ट में क्या होती है, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी यूज हो रही है, एज अ रॉ मटेरियल भी यूज हो रही है। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज कार्बन एमिशन इसमें सबसे कम होता है, ठीक है, लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, एंड इज देयरफॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी के लिए ये इज एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल। देखो जो भी चीज़ एनवायरमेंट के लिए अच्छी है वो प्रेजेंट सिचुएशन में हमें यूज करनी चाहिए। फिर क्या है, लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो लार्ज जो रिजर्व्स है ऑफ नेचुरल गैस वो डिस्कवर किए कहाँ, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। Along the west coast, the reserve of the Mumbai High and Elite Field are supplemented by finds in the Gulf of Cambay। तो ये जो मुंबई में थे ना हाई एंड एलीट फील्ड, इनको सप्ली मतलब इनकी जगह अब क्या आ गया है, गल्फ ऑफ कैम्बे को ज़्यादातर मतलब कैम्बे में नेचुरल गैस जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। The 1700 kilometer long Hazira Bijaypur Jagdishpur cross country gas pipeline links Mumbai High and Bassein with the fertilizer power and industrial complexes in western and northern India। तो ये pipelines के थ्रू क्या आ रही है, natural gas आ रही है। This artery has provided an impetus to India's gas production। gas production में use हो रही है और क्या बहुत अच्छा use हो रही है। The power and fertilizer industries are the key users of natural gas। तो ये power और ये जो fertilizers industries है ना, यही इसके key users हैं। इसके बाद क्या दे रखा है कि use of compressed natural gas for vehicle to replace liquid fuels are gaining wide popularity। तो ये जो liquid gas का use हो रहा था ना, अब वो बोल रहे हैं कि इनका use ना करते हुए अगर आप ये natural gas का use करो, CNG का use करो तो country के development के लिए अच्छा ही है। अब हम आते हैं आगे, वो है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है कहीं ना कहीं हैज़ सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड। देखो आज इलेक्ट्रिसिटी कौन नहीं यूज़ कर रहा है, सब यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, सब यूज़ कर रहे हैं और हर वक्त यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली टू वेज में जनरेट होती है। एक होती है रनिंग वाटर, मैंने आपको डैम्स का बताया था इससे पहले वाटर रिसोर्सेज में। जब डैम से ये रिजर्व है, ये फ्लोइंग वाटर है, बीच में ये डैम है, तो जब ये रिजर्व का पानी इधर की साइड आता है, ये पानी कहाँ से आता है, यहाँ पे पानी आता है माउंटेन से, यहाँ जमा होता है, फिर वो पानी जब इधर की तरफ जाता है और रनिंग वाटर बन जाता है, तो जो प्रोसेस है इस साइड से उस साइड जाने का, उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी होती है कोल, पेट्रोलियम, इन सभी चीज़ों से प्रोड्यूस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली यही है कि दो तरीके से होती है, एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एक थर्मल पावर। थर्मल पावर किससे होती है, कोल, पेट्रोलियम, इनसे। हाइड्रो मतलब वाटर, तो वो वाटर से प्रोड्यूस होती है। वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। बताया फास्ट फ्लोइंग वाटर एक तरफ से दूसरी तरफ, विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। क्यों है, क्योंकि यहाँ से उधर जाएगा फिर ऊपर से पहाड़ों से नीचे वापस आ जाएगा, ठीक है। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नगर, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, द कोपिली हाइडल पावर प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रो। ये सारे क्या है, डैम्स के नाम है। फिर आता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। द थर्मल पावर स्टेशन आर नॉन रिन्यूएबल। मतलब नॉन रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स ये इन सभी से, देखो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्यों, क्योंकि पानी जाएगा फिर इवेपोरेट होगा, ऊपर बारिश बन के नीचे आ जाएगा, लेकिन इन सभी मिनरल्स को प्रोड्यूस होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं, इसीलिए ये लोग ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो देयर आर ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, बट दीज आर the resources they are using, these resources are non renewable resources, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी से। तो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम का जो स्ट्रक्चर है उससे क्या होती है, उससे आती है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। व्हेन सच एन ऑल्टरेशन इज मेड
much energy is released in the form of heat and this is used to generate electric power। तो जब ये ऑल्टरेशन होता है तो ये जो हीट आती है, ठीक है, उन कंपाउंड से, उससे क्या जनरेट करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। यूरेनियम एंड थोरोइयम which are available in Jharkhand and the Aravalli range of Rajasthan are used for generating atomic or nuclear power। The monazite sands of Kerala is also rich in thorium। तो ये इनसे क्या होता है, इनको जब ऑल्टरेशन होता है, ठीक है, ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है, जब इनको ऑल्टरेट किया जाता है, ठीक है, ऑल्टरेशन होता है तो इससे एक हीट जनरेट होती है। वो हीट से क्या होती है, उस हीट से आती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया हो। अब हम आगे पढ़ेंगे, लास्ट है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम आगे हैं लास्ट टॉपिक पे हमारे चैप्टर के, विच इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, जो कन्वेंशनल सोर्स होता है उनसे अलग होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है, जिनको सालों लग जाता है फॉर्म होने में। वेयर एज कन्वेंशनल सोर्सेज आर रिन्यूएबल, वो जो है वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और चलते रहेंगे, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। तो द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग इंक्रीजिंगली, आज हमारी कंट्री डिपेंडेंट है इन सभी मिनरल्स पे जिनकी हम लोगों ने अभी तक बात करी। क्यों? एनर्जी के लिए, ठीक है, क्यों? अपने लिए, ठीक है। राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेजेस हैव रेज्ड अनसर्टेनिटी, ठीक है। आज इनका प्राइस इतना ज़्यादा हो गया है, इनकी शॉर्टेज इतनी हो गई है कि हमें पता नहीं आगे ये हमें मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इनका। मोरओवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो कॉल्स, और फॉसिल फ्यूल्स का अगर हम ज़्यादा यूज़ करते तो उससे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम भी होगी। देखो उनको एक्सट्रैक्ट करने से लेके उनको यूज़ करने तक इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होगी ही होगी। हेंस देयर इज अ प्रेसिंग नीड टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सोलर, विंड, टाइडल और ये सभी एनर्जी है ना, इनका यूज़। अब देखो ये इनका यूज़ कैसे होगा मैं बताती हूँ। तो इंडिया इज़ ब्लेस्ड क्योंकि उस पर अबुंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड और बायोमास है, और आज इंडिया इतना ग्रोथ कर चुका है कि वो आज अब इन्हीं से जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? पहला आता है सोलर एनर्जी का। तो मैं आपको खुद से ही समझाऊंगी ये सारे टॉपिक। सोलर एनर्जी क्या होता है कि जैसे सनलाइट होती है, अब मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। ये एक तरीके का बॉक्स होता है, ठीक है, मेरे पे अभी कोई बॉक्स नहीं है वरना मैं वैसे बताती। मान लो ये ऐसा ही एक बॉक्स होता है, ठीक है, सोलर एनर्जी के लिए। तो ये ऐसा एक यहाँ पे ये मतलब मेरे घर में हुआ करता था। तो ये एक बिल्कुल अटैची टाइप नहीं होती, एक अटैची टाइप होती थी, ठीक है। हम उसको ये ऐसे खोलेंगे, खोल दी। अब यहाँ पे लगा है शीशा, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? खाना रखेंगे। तो अब क्या होगा कि सनलाइट सीधा यहाँ शीशे पे पड़ेगी, मिरर से सनलाइट जाएगी कहाँ? मिरर से सनलाइट जाएगी सीधा यहाँ जो खाना रखा है उसमें। तो इससे क्या होगा? सनलाइट से जो पावर आएगी यहाँ पे, इससे खाना क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो ये क्या हुई? ये एक तरीके की एनर्जी हुई, ठीक है। इंडिया इज ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज़ इनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। तो इंडिया पे सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट इनटू, मतलब फोटोवोल्टिक जो टेक्नोलॉजी सनलाइट को डायरेक्ट किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में क्या करती? कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल, ये रूरल और रिमोट एरियाज में ज़्यादातर यूज़ करी जाती है, ठीक है। इसी तरीके से द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट मधुपुर नियर भुज में। लार्जेस्ट, अब भुज में क्यों? क्योंकि भुज एक गर्म इलाका है, वहाँ पे लार्जेस्ट जो क्या है? सोलर एनर्जी का ये प्लांट लगा हुआ है, जहाँ पे सोलर एनर्जी इज यूज टू स्टेरिलाइज मिल्क कैन, ठीक है। यहाँ ऊपर एक पिक्चर भी दी गई है, उसमें देखना। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यूज ऑफ सोलर एनर्जी विल बी एबल टू मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑन फायर। तो ये जो रूरल हाउस होल्ड हैं, जो ये फायर, जो ये आग के लिए किस पे डिपेंडेंट है? अब देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि वो लोग पहले क्या थे? वो आग से पानी गर्म कर रहे थे। अब वो इलेक्ट्रिसिटी, अब वो क्या कर रहे हैं? वो इस सोलर एनर्जी से अपना पानी गर्म कर रहे हैं। तो बेटर है ना उनके लिए। हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? सनलाइट का। सनलाइट एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो इससे क्या होगा? लेस डिफॉरेस्टेशन होगा। इससे क्या होगा? काउ डंग का जो ये मेन्योर है, ये आगे एग्रीकल्चर में यूज़ हो पाएगा,
फिर आता है विंड पावर। तो इंडिया को क्या बोला है, विंड सुपर पावर। क्यों? क्योंकि इन द वर्ल्ड, क्योंकि द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। तो ये एक पूरी, इस पूरी जगह में एक लंबे लंबे, आप फिगर 5.13 देखो तो ये क्या है, ये विंड मिल्स हैं। तो जब ये हवा आती है ना तो ये विंड मिल्स ऐसे अपने आप चलने लग जाते हैं, अपने आप चलने लग जाता है। और जब ये चलते हैं तो इससे क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें दिखा रखा है कि कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन आर कंट्री। फिर आता है बायोगैस। तो बायोगैस कुछ नहीं होता है, बायोगैस की भी एक इमेज दे रखी है। तो ये जो बड़ा सा बायोगैस प्लांट है ना, इसमें क्या होता है, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इनका डिकम्पोजिशन होता है और इससे क्या होती है, गैस बनती है। वो जो गैस होती है ना, वो गैस क्या, उस गैस से खाना बनता है। ठीक है, जो ये एनिमल डिपॉजिट, ये सब एनिमल वेस्ट, आप गांव में जाना, हमारे यहाँ भी गांव में अभी भी होता है बायोगैस, कई घरों में बायोगैस ही होता है। वो क्या करता है, उनके यहाँ एनिमल गाय होती है तो वो क्या कहते हैं, काऊ का डंग हो गया, ठीक है, तो ये एनिमल वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, इस सबको वो बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं। उससे क्या होती है, उससे गैस होती है। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्लांट होता है जमीन के नीचे लगा हुआ, जमीन के ऊपर भी हो सकता है। तो उससे क्या होती है, उससे गैस प्रोड्यूस होती है, जिससे ये लोग क्या करते हैं, घर का खाना बनाते हैं। द प्लांट यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज, तो इसको गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गाय का काउ डंग को क्या कहते हैं, गोबर, तो गोबर गैस प्लांट। These provide two benefits to the farmers in the form of energy and improved क्वालिटी ऑफ मैन्यूअर। तो इससे क्या होता है, ये जब देखो इसमें अब आप कहोगे काउ डंग तो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। काउ डंग इसके अंदर जाता है, वो अच्छा सा मेन्योर बन के निकलता है। ठीक है, काउ डंग बस इसके अंदर जाता है, वो गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, गैस प्रोड्यूस करेगा तो उसका मेन्योर भी अच्छा बनेगा। तो फार्मर क्या करता है, उसके बाद उसी काउ डंग को ले जाके अपने खेतों में लगा देता है। तो क्या होता है, एक अच्छा मेन्योर भी बन गया साइड बाय साइड, और आपको गैस भी मिल गई। बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग। तो कैटल डंग का मोस्ट एफिशिएंट यूज क्या हो रहा है, वो है बायोगैस प्लांट। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर की क्वालिटी को अच्छा कर रहा है, ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज को। अब देखो लोगों को फायरवुड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गैस बन रही है घर में। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका बायोगैस। फिर आती है टाइडल एनर्जी। ओशियनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ओशियनिक टाइड्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है, वही डैम्स की वजह से, जो फ्लड गेट्स होता है, फिर वो डैम, वो पानी इधर से उधर चला जाता है। ठीक है, तो वो जब वो जा रहा होता है, जिस प्रेशर में जा रहा होता है, उससे क्या होती है, उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि अब इसको हमने टाइडल एनर्जी या इसमें फ्लड गेट की बात क्यों आई, क्योंकि आपने ये जगह है, यहाँ पे आप रिजर्व कर रहे हो पानी, ऊपर से पानी आया, इतना पानी आ गया कि उस एरिया में फ्लड आने की नौबत आ गई। तो वो क्या करेंगे, फटाफट इस पानी को, जैसे उन्हें लगेगा यहाँ पानी का लेवल ऊपर हो गया, वो इस पानी को दूसरी तरफ फेंकेंगे। तो जब दूसरी तरफ पानी जाएगा तो वो जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ बीच में, इससे क्या हो रही है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे फ्लड भी नहीं आएगा, इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस होती रहेगी, इससे पानी आगे जाके एग्रीकल्चरल फील्ड्स में भी जाता रहेगा। In India, the Gulf of Kutch provides ideal condition for utilizing tidal energy. 100 WW tidal energy power plant is set up. MW मतलब मीटर वॉट। ठीक है, इट्स सेट अप हेयर बाय द नेशनल हाइडर पावर कॉरपोरेशन। फिर क्या आती है, फिर आती है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो अभी इंटीरियर ऑफ अर्थ से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उससे क्या बनती है, उससे होती है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज दी अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो क्यों? क्योंकि अर्थ नीचे, जितना नीचे जाओगे उतना वो गर्म होगा। ठीक है, जितना नीचे जाओगे तो उससे क्या होती है, एक हीट प्रोड्यूस होती है, और उससे ये सभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट रन्स। अच्छा, अब देखो ग्राउंड वाटर जो होता है वो रॉक्स को, वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, हीट को। फिर क्या होता है, हीट जो होती है वो रॉक्स नहीं, सॉरी, जो ये ग्राउंड वाटर होता है इन सर्च एरिया, वो एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। किससे? रॉक से। इसके बाद इतना, मतलब वो गर्म, इतना तापमान गर्म हो जाता है अर्थ के सरफेस का कि उससे भाप निकलने लग जाती है पानी से। जब वो भाप निकलती है तो उससे क्या होती है, उससे ये
जियोथर्मल एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होती है। देयर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया विच कुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जितने भी हॉट स्प्रिंग्स है ना जिनसे भाप निकलती है, ये भाप क्या होती है, ये असल में जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है जो प्रोड्यूस करी जा सकती है। तो इसमें एक लोकेशन दे रखी है पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड अदर इज लोकेटेड इन पुगा वैली लद्दाख। तो ये हो गया हमारा जियोथर्मल एनर्जी का। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। इकोनॉमिक देखो, अगर मान लो ये जितने भी रिसोर्सेज मैंने बताए ये सब खत्म हो गए, फिर क्या करोगे, फिर कैसे आप एनर्जी का यूज करोगे, क्योंकि ये तो नॉन रिन्यूएबल है, ये खत्म हो गए तब क्या होगा, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, है ना, इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएगी। एवरी सेक्टर टुडे नीड्स एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रही है, लेकिन आज इनका इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि ये जल्द से जल्द खत्म होने की तादाद पे है। As a result, consumption of energy in all form has been steadily rising all over the country। तो ये कंजम्पशन होता है, ये पूरी कंट्री में राइज हो रहा है। इन दिस बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप सस्टेनेबल पार्ट। तो एक सस्टेनेबल पाथ मतलब एक प्लान्ड यूज, एक प्लान्ड चार्ट बनाना चाहिए कि कितना यूज होना चाहिए, ये जितनी भी एनर्जी हो रही है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनका कितना यूज होना चाहिए और कम से कम यूज होना चाहिए। इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट मतलब सबसे कम है एनर्जी एफिशिएंट में। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आर लिमिटेड। हमें एक अच्छा सा कॉशियस जो है एक अप्रोच लेनी चाहिए जिससे कम से कम एनर्जी का हम यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, एज कंसर्न सिटीजन वी कैन डू आर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं अपनी व्हीकल ना लेने के बजाय, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बंद कर सकते हैं। हम ये डिवाइसेस जो ये चार्जिंग पे लगा हुआ है फ़ोन, इसको एक बार चार्ज हो गया तो तुरंत बंद कर दो, ठीक है। फालतू में आप लाइट खोल के रखते हो 24 घंटे तक कमरे की, उस लाइट को बंद करो, तो ये क्या होगा, इससे सारी एनर्जी जो है सेव होगी। अगर आप खुद से सेव करना चाहोगे ना तो एनर्जी डेफिनेटली सेव होगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 और ये अब कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सब समझ आया।